हेलो दोस्तों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं महेंद्र। आप देख रहे हैं होम क्लासेस लालगंज से सफलता सीरीज वीडियो का यह नया भाग। दोस्तों, सफलता सीरीज के सारे वीडियो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है ओम क्लासेस लालगंज। इसको आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि यह लोगों के पास बहुत जल्द ही पहुंच सके और उनकी सफलता में अहम योगदान का रोल निभाए। तो दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है लिंक ओपन होम में, तो व्हाट्सएप नंबर है 8423446622। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या को बताएं। दोस्तों, आज हम लोग वीडियो के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न लिखित में से किनका मुद्रास्फीति में फायदा होगा? किसका फायदा होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा देनदार। ये कैसे होगा इसको भी हम समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मुद्रास्फीति के विषय में समझते हैं। मुद्रास्फीति है क्या? तो मुद्रास्फीति का तात्पर्य है, यदि मुद्रा का प्रचलन मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे मुद्रास्फीति के शब्द से ही पता चलता है, स्फीति मतलब फैलाव यानी विस्तार। ये मुद्रा का विस्तार मार्केट में जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है और महंगाई की स्थिति भी आ जाती है। यानी मुद्रास्फीति की स्थिति से महंगाई बढ़ती है। तो मुद्रास्फीति को हम कैसे समझते हैं? दोस्तों, मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और मुद्रा की कीमत घट जाती है। कैसे, इसको देखते हैं। जैसे कि हम अपने परिवार को पालने के लिए प्रतिदिन 100 रुपये खर्च करते हैं और कोई वस्तु को उपभोग करते हैं, तो वस्तु का जो उपभोग कर रहे हैं उसको खरीदने में 100 रुपये लग रहे हैं। ठीक है। जब मुद्रा मार्केट में बहुत ज़्यादा आ जाती है तो वस्तु का प्रोडक्शन उतना ही रहता है, तो वस्तु का दाम बढ़ जाता है और मुद्रा की वैल्यू घट जाती है। वैसे आप ही जानते होंगे दोस्तों, अगर मार्केट में वस्तु कम है और पैसा लोगों के पास ज़्यादा है तो वस्तु का दाम क्या होगा? बढ़ा होगा, क्योंकि वही लोग वस्तु का दाम बढ़ा देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा में खरीदने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे दूसरा कोई ना ले ले। ठीक है। तो आपने समझा, यहाँ पर 100 रुपये की चीज़ हम पहले अपनी परिवार का खर्चा चला ले रहे थे 100 रुपये में, उससे उपभोग कर ले रहे थे वस्तुओं का। अब क्या हुआ? ज़्यादा मात्रा में आ जाने से क्या हुआ? प्रोडक्शन वही रह गया, मुद्रा ज़्यादा हो गई, तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कैसे? जो वस्तु हम 100 रुपये में खरीद लेते थे वही वस्तु अब क्या है, उसी वस्तु को खरीदने में हमें 100 से अधिक रुपए खर्च करना होंगे, या तो 100 रुपये में हमें पहले के अपेक्षा से कम वस्तु खरीद के लाना होगा। इसमें क्या दिख रहे हैं कि वस्तु की कीमत यानी वस्तु का मूल्य बढ़ा हुआ है। यानी 100 रुपये वाली चीज़ अब 100 रुपये में नहीं मिलेगी, अब 100 से ज़्यादा रुपये में मिलेगी। तो मूल्य यानी वैल्यू किसका बढ़ा हुआ है? वस्तु का बढ़ा हुआ है। मुद्रा की वैल्यू कम हुई है। कम होने का तात्पर्य समझ लीजिए दोस्तों कि मुद्रा की वैल्यू कम हो गई, उसको ज़्यादा हमें लगाना पड़ रहा है। जो 1 रुपये की कीमत पहले थी, यानी 100 रुपये की कीमत थी, उतने वस्तु खरीदने में अब 100 से ज़्यादा रुपये लगाने होंगे, तब उतना वस्तु खरीद पाएंगे। तो वैल्यू किसकी ज़्यादा हुई? वस्तु ज़्यादा हो गई, मुद्रा की वैल्यू कम हो गई। तो दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग कि मुद्रास्फीति में क्या होता है, वस्तु कीमत बढ़ जाती है और मुद्रा कीमत घट जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देनदारों क्या होगा? इसमें फायदा होगा। एक दूसरे उदाहरण के तौर पे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे फायदा होगा। सपोज दैट कोई व्यक्ति जो था, स्वर्ण भी एक मुद्रा होती है, आप जानते हैं कैसी होती है? स्वर्ण भी क्या होती है? एक मुद्रा होती है, जिससे का हम लेन देन में कर सकें, वो क्या होगी? मुद्रा होती है, आप लोग जानते हैं। जैसे कोई देनदार कभी किसी को 10 ग्राम सोना दिया और लेने वाला यानी लेनदार जो था उसको लिया, और जब
मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है तो लेनदार से देनदार मांगता है, लेनदार को लौटाना है पैसा, मतलब स्वर्ण भूषण या स्वर्ण जो है लौटाना है उतना 10 ग्राम ही। तो क्या हुआ, तो अब 10 ग्राम जो है सोना जो होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि अब 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए पहले की अपेक्षा से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो घाटा किसको हुआ, लेनदार को घाटा हुआ, देनदार को फायदा हुआ। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, देनदार इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, वह स्थिति जब बेरोजगारी और कीमत दोनों अर्थव्यवस्था में बढ़ी हुई होती हैं तो स्थिति कहलाती है क्या, कूदती स्फीति। क्या कहलाती है, कूदती स्फीति। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अस्थायी उपायों में से क्या सही है। तो इस विकल्प के अनुसार से सही आंसर आपका क्या होगा, मुद्रास्फीति में कमी। यानी मार्केट में जो मुद्रा अधिक मात्रा में आ चुकी हैं उनको क्या कर दिया जाए, मार्केट से हटा दिया जाए, यानी कम कर दिया जाए। तो करने का कई तरीके होते हैं, जैसे आरबीआई अपनाती है। आरबीआई क्या होती है, अन्य कमर्शियल बैंकों को से लोन लेती है और अधिक ब्याज दर दे करके। तो इससे क्या होगी, बैंकों लोगों को ना दे करके आरबीआई में अपना पैसा दे देते हैं, और जो लोगों के पास पैसा होता है वो इस जब कमर्शियल बैंकों में इकट्ठा हो जाता है तो कमर्शियल बैंक जो होती हैं जैसे एसबीआई और सारी बैंकें हैं वो आरबीआई को लोन दे देती हैं। तो बैंक क्या होता है, मार्केट में रुपया क्या होता है, कम हो जाता है। आरबीआई का देने का तात्पर्य है वहाँ पर सिक्योरिटी भी रहती है कमर्शियल बैंक का, कोई व्यक्ति लेके भाग नहीं सकता है और ब्याज दर भी ज़्यादा मिल रहा है। तो आप समझ गए होंगे। इस प्रकार और सारे तरीके भी हैं, इनको किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बेरोजगारी कैसी समस्या है। तो बेरोजगारी कैसी समस्या है, आर्थिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार की समस्या है यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो जबकि हम ध्यान देते हैं गरीबी एक प्रकार की सामाजिक समस्या होती है, उसको आर्थिक समस्या में नहीं रखा गया है, क्योंकि सामाजिक समस्या का तात्पर्य यहाँ पर है, गरीब किसे कहते हैं, जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने में अक्षम है उसे ही गरीब कहा जाता है। जैसे सरकार के मानक के अनुसार से बताया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार से, जो प्रतिदिन 47 रुपये का उपभोग कर ले रहा है प्रति व्यक्ति, वह गरीब नहीं माना जाता है शहरी क्षेत्रों के लिए। और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या है, वो है 32 रुपया प्रति व्यक्ति, तो वो गरीब नहीं माना जाता है। ऐसा 2011 की जनगणना के अनुसार में जो दिया गया था उसके 2011 के तहत बताया गया। जबकि महंगाई बढ़ चुकी है, इसको बदलना चाहिए। और आप लोगों का इस पर क्या राय है इस कमेंट पर जरूर देंगे। तो गरीबी कैसी समस्या है, एक सामाजिक समस्या है। मतलब गरीब में क्या तात्पर्य आप समझ लेंगे कि हम अपने फैशन की दुनिया में नहीं जाएंगे, ओवर स्मार्ट बनने की दुनिया में नहीं जाएंगे। अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, रोटी कपड़ा मकान, इन सबको अगर मिल जा रहा है तो हम गरीब नहीं माने जाते हैं, ऐसा सरकार का कहना है। तो दोस्तों कैसा होना चाहिए गरीबी रेखा का मापन, इस पर कमेंट करें और सरकार से अनुरोध करें इसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर विकासशील देश में बेरोजगारी कैसी होती है। तो विकासशील देश में बेरोजगारी कैसी होती है, आप देखेंगे कैसी होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। कैसी होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी का तात्पर्य है अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलेगी। जैसे कि शहरों में अगर देखेंगे तो वहाँ पर कौशल के कारण बेरोजगारी मिल रही है, मतलब वहाँ पर टैलेंट है, टैलेंट में भी टैलेंट देखा जाता है, तो वहाँ पर बेरोजगारी कौशल के कारण देखी गई। और गांव में देखा जाता है तो मौसमी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे हम अदृश्य और छिपी बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं। कैसे, जैसे कि मौसम की कारण जब आता है तभी लोग धान गेहूं का उत्पादन करते हैं और खेतों में लग जाते हैं तो रोजगार होते हैं, बाकी समय के लिए क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। मौसमी। छिपी बेरोजगारी बेटा दोस्तों, छिपी बेरोजगारी हम लोग समझते हैं जैसे कि पहले लोग किसी खेत में 10 लोग काम करते थे और उतना उत्पादन होता था, और उनकी पीढ़ी बढ़ी, परिवार बढ़ा। अब क्या होगा, चाहे जितने लोग यानी 12 लोग अब उसमें काम कर रहे हैं, 20 लोग काम कर रहे हैं, फिर भी प्रोडक्शन उतना ही होगा, क्योंकि ज़्यादा जितना क्षमता था खेत का उतना उत्पादन कर दिया, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो देखो अन्य जो व्यक्ति हैं
जो आ रहे हैं, 10 से काम हो जा रहा था, 20-12 आ रहे हैं तब पर भी हो जा रहा है उतने, 20 आ रहे हैं तब पर भी है। तो देखो ये क्या है, अन्य लोग छिपे ही हैं, क्योंकि अगर ना होते तब पर भी उतना ही प्रोडक्शन होता। तो ऐसी बेरोजगारी क्या होगी, छिपी बेरोजगारी। तो विकासशील देशों में देखा आपने छिपी बेरोजगारी हो गई, मौसमी, प्रच्छन्न, अदृश्य, और देखा कौशल बेरोजगारी। अन्य ये तरह तरह की बेरोजगारियां देखने को मिलती हैं, इसलिए इसको कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। तो विकासशील देशों में बेरोजगारी कैसी है, संरचनात्मक बेरोजगारी। जैसे कि भारत में बेरोजगारी कैसी है, संरचनात्मक बेरोजगारी है, या ऐसी को छिपी, प्रच्छन्न, मौसमी या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है। और शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक कारण से, औद्योगिक क्षेत्रों में कौशल के कारण से बेरोजगारी देखने को मिलती है। जबकि विकसित देशों में आपको चक्रीय बेरोजगारी देखने को मिलेगी। सीमांत कृषक किसे कहते हैं, सीमांत कृषक किसे कहते हैं, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो उसे सीमांत कृषक कहते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा सीमांत कृषकों की संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, कृषकों की सीमांत उत्पादकता कितनी होती है। तो कृषकों की सीमांत उत्पादकता जो होगी वो क्या होगी, इसका आंसर होगा 0 होगा। कैसे दोस्तों, अभी आपने देखा कि सपोज दैट 1 बीघे में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, परिवार बढ़ने पर क्या हुआ, उसमें अब 20 लोग काम कर रहे हैं, तो लेकिन प्रोडक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो 10 लोग करके उत्पादन कर सकते थे वही 20 लोग करके भी उत्पादन उतना ही करेंगे, क्योंकि क्षमता ही खेत की उतनी ही होगी। तो उत्पादन में परिवर्तन क्या होगा, 0 दिखेगा। इसी को कहते हैं किसान की सीमांत उत्पादकता 0। और ऐसे क्षेत्रों में छिपी एवं प्रच्छन्न व मौसमी बेरोजगारी देखने को भी मिलती है। नेक्स्ट, बेरोजगारी मापन किसके द्वारा होता है। बेरोजगारी का मापन होता है NSO के द्वारा, यानी NSO के द्वारा होता है। गरीबी का आकलन जारी करता है कौन, नीति आयोग, नीति आयोग जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी किस प्रकार की समस्या है, पीछे डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों, कैसी है, केवल सामाजिक समस्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर किस समिति ने गरीबी का मापन का सुझाव दिया। तो इसका आंसर क्या होगा, लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति ने क्या बताया कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग 2400 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग कर ले रहे हैं तो समझ जाइएगा वो गरीब नहीं है। और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी, ये क्या था, ऊर्जा पर आधारित था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का मापन का आधार क्या था, ऊर्जा का आधार था। तो लेकिन दोस्तों यह आधार असफल होता चला गया, क्योंकि कुछ राज्यों में उतनी मात्रा में ऊर्जा खरीदने के लिए सपोज वस्तुओं के माध्यम से कोई वस्तु, ऊर्जा किससे मिलेगी, वस्तु से, यानी वस्तुओं में कार्बोहाइड्रेट होगा, उससे ऊर्जा मिलती है। इन वस्तुओं का सेवन करेंगे, उपभोग करेंगे तो उसमें क्या होगा, उससे मुझे ऊर्जा मिलेगी। लेकिन हर राज्यों में क्या होगा, वस्तु का प्राइस जो होगा, कीमत होगा, अलग अलग होगा। तो क्या हो सकता है कि लोगों को उतनी ऊर्जा ना मिल पाए, क्योंकि कहीं महंगाई, कहीं पे कहीं महंगा होगा, कहीं सस्ता होगा। तो जो जहाँ पर महंगा होगा वहाँ पर तो उतने लोग खरीद ही नहीं पाएंगे, उतना ऊर्जा वाली वस्तु ले ही नहीं पाएंगे। तो इससे क्या हो गया, ये असफल हो गया, क्योंकि ये पूरे राज्यों में एक जैसा देखने को नहीं मिल सकता था। आज कोल्डर समिति क्या है, ये कर सुधार समिति है। तेंदुलकर समिति क्या है, ये गरीबी मापन का सुझाव इसने दिया था। और चलैया समिति क्या है, ये भी कर सुधार समिति है। वर्तमान में कौन सी समिति के अंतर्गत भारत में गरीबी का मापन हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, रंगराजन समिति। कौन सा है, रंगराजन समिति। तो तेंदुलकर समिति भी गरीबी मापन का सुझाव दिया, लकड़वाला समिति ने भी गरीबी मापन का सुझाव दिया, रंगराजन समिति ने भी गरीबी मापन का सुझाव दिया, जबकि चलैया समिति जो है एक कर सुधार समिति है। तो गरीबी मापन का सुझाव सबसे पहले कौन दिया, वाईके अलग समिति सबसे पहले आई, उसके बाद लकड़वाला समिति आई, तेंदुलकर समिति आई। अब वर्तमान में जो समिति है के अनुसार से गरीबी मापन का चल रहा है वह कौन सी है, रंगराजन समिति है। रंगराजन समिति में क्या बताया गया, पारिवारिक दैनिक उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी मापन का आधार बताया गया। क्या है, पारिवारिक दैनिक उपभोग व्यय पर बताया गया गरीबी मापन का आधार। इसमें बताया गया कि अगर शहर वाले प्रति व्यक्ति 47 रुपये का उपभोग कर ले रहे हैं खाने में, खान पीन की चीज़ें,
में 47 रुपये का उपभोग कर ले रहे हैं तो गरीब नहीं माने जाएंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 33 रुपया, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 33 रुपया और शहरी क्षेत्रों के लिए 47 रुपया। इसके पहले तेंदुलकर समिति ने बताया था क्या कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर 27 रुपया और शहरी में अगर 33 रुपया का उपभोग कर ले रहे हैं तो वहाँ पर समझ लीजिएगा वो गरीब नहीं है। लकड़वाला समिति में क्या हुआ, बताया गया था कि कैलोरी के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर बताया गया था, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार लकड़वाला समिति का था। तो इसने बताया क्या 2400 कैलोरी अगर गांव के लोग, कहाँ के, गांव के लोग, और 2100 कैलोरी शहर के लोग, सिटी के लोग कर पा रहे हैं प्रतिदिन तो वो गरीब नहीं माने जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे भ्रमित मत होइएगा। कैलोरी के संदर्भ में देखा जाए तो गांव के लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए 2400 कैलोरी गांव के लिए, 2100 कैलोरी शहरों के लिए, क्योंकि ये लोग फिजिकल यानी कह सकते हो शारीरिक व्यायाम, मतलब शारीरिक जो मेहनत होता है ज़्यादा करते हैं। जबकि शहरों में देखा जाए तो शहरों में महंगाई देखने को मिलती है, इसीलिए खर्च ज़्यादा होगा कहाँ पर, शहरों में लोगों के लिए। जैसे यहाँ पर देखा गया 33 शहरों के लिए, 27 ग्रामीण के लिए, और इसमें 47 शहरों के लिए और 33 गांव के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राजा चलैया समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राजा चलैया समिति जो है ये किससे है? कर सुधार समिति है। राजा चलैया समिति किससे है? कर सुधार समिति। विजय केल्डर एक होल्डर समिति भी है, वो भी किससे है? कर सुधार समिति से ही है। विजय केलकर समिति एक कर सुधार संबंधित समिति भी, ये भी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। गरीबी, भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय पर। किस पर? प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय पर। दोस्तों यहाँ पर उपभोग व्यय बताया गया यानी खाने में, जबकि प्रति व्यक्ति व्यय नहीं है। प्रति व्यक्ति आय पर क्या होता है? देश की राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है, लेकिन यहाँ पर गरीबी कहा जा रहा है तो आय नहीं, क्या होगा? प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय पर। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा नियोजन का भाग नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, आत्मनिर्भरता, कृषि विकास। तो इसका आंसर होगा क्या? कृषि विकास जो है ये नियोजन का भाग नहीं है। नियोजन कहाँ से लिया गया है? रूस से। कहाँ से लिया गया है? नियोजन की व्यवस्था जो कहाँ से ली गई है? रूस से। कृषि विकास नहीं है। आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, आत्मनिर्भरता, ये सब क्या है? नियोजन के भाग हैं। एक मार्ग का संचालन करने वाली संस्था है, कौन सी है? नॉफेड है। एक मार्क क्या है? कृषि एवं खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता का पहचान कौन कराता है? एक मार्क कराता है। तो एक मार्क से हम कृषि एवं खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता का पता करते हैं, जबकि इको मार्क से क्या करते हैं? पर्यावरण की, और हाल मार्क से श्रम आभूषण की गुणवत्ता, और रुग मार्क से जो होता है कालीन उत्पादन में बाल श्रम का निषेध। दोस्तों यहाँ एफसीआई दिया गया है। एफसीआई का तात्पर्य क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1965 में, जब भारत में सूखा और अकाल पड़ा हुआ था। यह खाद्य वस्तुओं का संग्रहण करती है। क्या करती है? संग्रहण करती है कि फ्यूचर में अगर कभी प्रॉब्लम आती है, संकट पड़ता है, तो यह पहले से खाद्य वस्तुओं का संग्रहण, स्टोरेज करती है ताकि प्रॉब्लम ना आए। ओपेक क्या है? ओपेक संस्था कैसी है? तो ओपेक आप जानते हैं दोस्तों, यह पेट्रोलियम उत्पादन कई देशों का एक समूह है जिसमें पेट्रोलियम के मूल्यों पर नियंत्रण करती है। कुल मिला के ओपेक में 13 देश हैं। कितने देश हैं? 13 देश हैं, और अमेरिका इसका सदस्य देश नहीं है, फिर भी नियंत्रण रहता है इसका। और ये पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं। इस समय पेट्रोलियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? तो कौन कर रहा है इसमें? यूएसए कर रहा है। कौन कर रहा है? यूएसए कर रहा है। तो दोस्तों ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, और स्थापना 1960 में हुआ था। नेक्स्ट, हाँ दोस्तों, विश्व आपदा घोषित होता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। यहाँ पर वैश्विक आपदा घोषित किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? निगम कर। क्या होगा? निगम कर। कंपनियों के शुद्ध लाभ पर लगने वाला कर होगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर होगा क्या आपका? सेवा कर।
सेवा कर जो है ये आपका केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है, जबकि आय कर, उपहार कर, निगम कर, व्यय कर, लाभांश कर, संपत्ति कर ये केंद्र सरकार के क्या होते हैं? प्रत्यक्ष कर होते हैं। जबकि सेवा कर, सीमा शुल्क कर, उत्पादन कर ये केंद्र सरकार के क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष कर होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है? तो क्या होगा? संपत्ति कर, व्यय कर, प्रतिभूति व्यवहार कर। दोस्तों इसमें क्या होगा? सभी। नेक्स्ट, निम्न में कौन केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है? तो केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? सभी होगा। इनमें से खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल है इसमें से कौन सी है? मूंग। मूंग कैसी फसल है? जायद की फसल है। मक्का खरीफ की फसल है। बाजरा खरीफ की फसल है, क्योंकि सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना तीनों फसलों में बोया जाता है। धान, अरहर, तिलहन, बाजरा, मक्का, ज्वार ये सब कैसी हैं? खरीफ की फसल हैं। तो बाजरा और मक्का जो है इसमें कैसी हैं? खरीफ की फसल हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाए ज्वार भी ना। धान तो आप जानते ही हैं, तो इसको डी में ए खा और गा बना के लेंगे, बी एंड सी कर लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा आंसर, इसको लगा दीजिएगा बी और सी करके। ठीक। गुरनार मेडल की पुस्तक कौन सी है? एशियन ड्रामा। कौन सी है? एशियन ड्रामा है। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है? सलमान रुश्दी की है। ट्रेन टू द पाकिस्तान खुशवंत सिंह की है।